एक बार फाइन मॉर्निंग आई गॉट ए कॉल फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैंने आपका रेफ़रेंस एक्स मेरे फ्रेंड से लिया है और आपकी काफ़ी तारीफ़ सुनी। तो मुझे आपसे लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, कब मिलना चाहते हैं आप? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब आ सकते हो? मैंने कहा अगले हफ़्ते। उन्होंने कहा थोड़ा अर्जेंट है। मैंने बोलिए। 3 दिन के बाद मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरा नॉर्मली ये प्रैक्टिस रहता है कि मैं सुबह आज का जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल है मैसेज कर देता हूँ, इतने बजे हम लोग ये लोकेशन पे मिल रहे हैं ताकि रिकन्फर्म हो जाए एंड मेंटली ही इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड। ऑफिस पे गया, चाय पानी पिया और देन ही सेड कि आपकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है और मुझे मेरी पॉलिसी सरेंडर करनी है। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो उन्होंने पॉलिसीज़ दी, तो मैंने कहा मुझे आप ज़ेरॉक्स दीजिए, पॉलिसीज़ ओरिजिनल कभी किसी को देना नहीं चाहिए। उन्होंने पॉलिसी का ज़ेरॉक्स निकलवाया और मुझे दिया और कहा मुझे सरेंडर करनी है, आप मुझे वैल्यूएशन दीजिए। मैंने कहा मुझे 3 दिन का वक़्त दीजिए, मैं चेक करता हूँ क्योंकि अलग-अलग ब्रांचेस हैं और मैं कलेक्ट करके कंपाइल करके आपको अपडेट करता हूँ। 3 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हम शनिवार को मिलते हैं और घर पे मिलते हैं, चाय नाश्ता साथ में करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हुआ फैमिली से और उनके वाइफ भी एक्टिव पार्टनर है उनके बिज़नेस में, शी इज़ आल्सो डायरेक्टर। तो मैंने कहा ये फिगर्स हैं, इतना रुपया आपको बंद करने से मिलेगा। उन्होंने बोला बहुत कम है। मैंने बोला जितना पॉलिसी है वो हिसाब से यही वैल्यूएशन आ रहा है। फिर मैंने परमिशन माँगी कि क्या मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ जी, ज़रूर करिए। तो मैंने कहा कि ये पॉलिसी सरेंडर करने के बाद क्या आपका लोन पूरा भरपाई हो जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना लोन अमाउंट उनका बाकी है। उन्होंने कहा कि नहीं होगा, ये तो बहुत कम है मेरे लोन अमाउंट के सामने। तो मैंने दूसरा प्रश्न रखा कि फिर आप क्या करेंगे? तो कहा कि मैं और लोन ले लूँगा। तो बोला ठीक है। फिर मैंने और प्रश्न किए कि आप मुझे सोच के बताइए, सरेंडर करना है तो मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो कहा आप वाउचर भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही 2 दिन के बाद लेके आ जाता हूँ। फिर से मीटिंग हुई, घर पे ही इनवाइट किया क्योंकि वाइफ भी उनके पार्टनर हैं, डायरेक्टर है कंपनी में। फिर मैंने फिर से परमिशन ली कि सर क्या मैं और सवाल आपसे कर सकता हूँ? यस। मैंने कहा आप जो लोन ले रहे हो दूसरे इंस्टीट्यूट से, ये पॉलिसी बंद करके रीपे करोगे, फिर भी आपका लोन पूरा नहीं होगा। आप सरेंडर नहीं करते हो, तो भी आपका लोन पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या वजह आ गई आपको कि जो इतना कर्जा आप पे चढ़ गया और आप स्ट्रेस में आ गए? हर एक बिज़नेस में लोन, हर एक बिज़नेस वाला कंपनी लेती है और रीपे करती है एज़ पर देयर प्रोजेक्ट एंड कैश फ्लोज़। क्योंकि पहली बार मिल रहे थे और रेफरेंस से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं उनके फिगर्स जानता नहीं था और पूछ भी नहीं सकता अपफ्रंट। और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो वी हैव टू कीप सम रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एंड रिस्पेक्ट देयर चेयर एंड फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंटरप्रेन्योर। फिर बात ये हुई कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो आप सुझाव करिए। तो मैंने कहा अगर आपको इतराज़ ना हो, तो आपकी लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट और सब आप मुझे दे सकते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट सब, कि हाँ, लेकिन आप प्रोसेस जल्दी कर दीजिए सरेंडर का। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर 4-5 दिन के बाद हम मिलेंगे और बाद में डिसीजन लें तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन हुए हैं, 3 महीना और 1 वीक सही। फिर नेक्स्ट वीक मेरे स्टाफ से फ़ॉलो-अप किया कि सर, उनके पीए से मेरे स्टाफ ने फ़ॉलो-अप किया, मेरी सेक्रेटरी ने, कि सर आपके सर से बात हुआ था मिस्टर पीवी मैदर का और डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। तो पीए ने कहा हाँ, आधे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और आधे बाकी हैं। फिर 2 दिन के बाद उनका मेल आया, मैंने स्टडी किया और सर से फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ली। तब उन्होंने मुझे ऑफ़िस पे बुलाया और वाइफ़ को ऑफ़िस पे बुला लिया क्योंकि घर पे गेस्ट थे। एक ऑब्ज़र्व मैंने की कि हरदम हर एक मीटिंग में उनके वाइफ़ को उन्होंने इन्वॉल्व किया, पार्टिसिपेट किया, शी वाज़ एक्टिव पार्टनर। और मैंने फ्यू क्वेश्चन्स फिर से पूछने का परमिशन लिया, कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन्स? देन ही सेड येस ऑफ कोर्स। बोला सर, आज आपकी कमाई में कितने पार्टनर्स है पता है आपको? कि नहीं, हम तो 2 ही डायरेक्टर हैं एंड वी ओनली पार्टनर्स, नो वी डोंट हैव एनी आउटसाइड डायरेक्टर्स।
जैसे फर्स्ट आप कमाते हो, उसमें प्रॉफिट करो या ना करो, आपके एम्प्लॉइज आपके पार्टनर है फर्स्ट। सेकंड पार्टनर, अगर आप कमाते हो तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट इज पार्टनर। एंड थर्ड इज योर फैमिली पार्टनर। तो क्या आप ये कह सकते हो कि कितना साल तक आप इस स्ट्रेसफुल लाइफ में काम कर पाओगे कि मुझे ये जंजाल से, स्ट्रेस से बाहर आना, इसलिए मैं सरेंडर करता हूं। तो बोला क्या यही सही विकल्प है कि नहीं? फिर मैंने कहा कि मैं आपकी बैलेंस शीट स्टडी की है, लेकिन इससे पहले हम थोड़े पॉइंट्स ये डिस्कस करेंगे जो लाइफ ऑफ फैक्ट ऑफ द लाइफ है। एक तो वी नो बैंक बैलेंस बट वी डोंट नो ब्रेथ बैलेंस ऑन द अर्थ। कितना जिएंगे पता नहीं। 2017 का सर्वे कहता है कि हम लोग का एवरेज लाइफ इज 80, मेल्स एंड फीमेल्स आर 82 to 84। वजह क्या है? साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हम लोग जिएंगे लंबा, लेकिन हम रेगुलरली इरेगुलर है हमारे एक्सरसाइज और डाइट में, जंक फूड खाते हैं। क्या लगता है आपको क्वालिटी लाइफ रहेगी हमारी? नहीं। दिस इज फैक्ट ऑफ द लाइफ। सेकंड, क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे कि जहां पे आपका फैमिली ही पार्टनर रहे, ना कि इनकम टैक्स, ना कि आपकी एम्प्लॉयज? सही है, बताइए। तीसरा, आप आपके एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट करते हो 8.33 उनके सैलरी से, और 8.33% आप दे रहे हो आपके पॉकेट से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उनका बुढ़ापे में 60 साल के बाद वो आपके पास काम ना करे तो भी उन्हें जो पूंजी जमा होगी उससे ब्याज से घर चले। सही है। मैंने कहा आपने बैलेंस शीट में ऐसा कहीं पे भी आपका आयोजन या प्रोविजन मैंने देखा नहीं है। तो क्या आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम या बैलेंस शीट या दूसरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है जहां पे मेरे से देखना रह गया हो या आपको शेयर करना रह गया हो? उन्होंने कहा नहीं, 3 कंपनी है, तीनों के हमने भेज दिए हैं आपको, और 3 यूनिट्स है इंडिया में, मैंने आपको भेज दिए। ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं आपके जगह पे होता तो क्या करता? मैं मेरा व्यू देता हूं, ओपिनियन या डिसीजन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। मेरा व्यू ये है कि मैं अगर आपके जगह पे होता तो ये जो लोन है उसको आज की डेट में एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट पे स्विच करता, और सालाना 16 लाख रुपया मेरा ब्याज का बच जाता। इतनी करोड़ ऑफ रुपीस की लोन थी। तो पहला तो आपका 16 लाख रुपया ये बच जाएगा। आप इसको उपयोग कर सकते हो एक्स मंथ्स की सैलरीज में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट इंक्रीज में, या लेसर लॉस में। आप जो भी वर्ड देना चाहो आप दे सकते हो। दूसरी बात कि आप एम्प्लॉय का पीएफ काटते हो, आपको नहीं लगता कि आपका भी पीएफ जैसा सेविंग होना चाहिए? उन्होंने कहा होना चाहिए, लेकिन क्या करें? तो बोला अगर मैं आपके जगह पे होता तो ये जो 16 लाख बचता है मैं ऐसे इन्वेस्ट करता कि उसमें न इनकम टैक्स न एम्प्लॉय पार्टनर रहे, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली पार्टनर। उन्होंने कहा कैसे ऐसे हो सकता है? हर एक पे हम टैक्स दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहे हैं, सो वी डोंट हैव चॉइस। ऐसे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि कितना पीएफ आपका कटना चाहिए, तो उन्होंने कहा 50,000। तो मैंने कहा एम्प्लॉय का 50 या एम्प्लॉयर का भी 50? तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों मिल के 50, यानी 50,000 मैं, मेरा पीएफ कटना चाहिए, 25 एम्प्लॉयर का और 25 मेरा एज ए डायरेक्टर। मैंने बोला मैडम का, उनका भी 50,000। तो मैंने बोला कि सालाना आप हर महीना 1 लाख पीएफ का कंट्रीब्यूट करते हो और सालाना 12 लाख आपका सेव होना चाहिए, आपको लगता है, राइट? तो मैं आपकी जगह क्या करता? ये 16 लाख प्लस 12 लाख 28 लाख मैं ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता जहां पे आज, जैसा मैंने कहा कि यू नो द बैंक बैलेंस बट यू डोंट नो द ब्रेथ बैलेंस ऑन द अर्थ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आपके फैमिली को ये फैक्ट्री तो बेचनी पड़ेगी, लेकिन कितना काम करना पड़ेगा मुझे नहीं पता। आपके लड़के को फ्यूचर में अच्छा एजुकेशन देने के लिए कितना चाहिए मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डालिए जहां पे ये लायबिलिटी प्रोटेक्ट हो जाए, यानी जो आपकी पत्नी 25 साल से उम्र में शादी करके आई है, जब आपको जानती नहीं थी, तो उनको लायबिलिटी पास नहीं होना चाहिए, उनको वेल्दी रिटर्न या वेल्थ मिलना चाहिए। तो कहा ये भी सही है क्योंकि वाइफ बैठी थी। फिर मैंने प्रपोजल दिया कि अगर हर महीना आप करीबन 2.5 लाख रुपया बचा सकते हो तो 30 लाख जैसा आपका सालाना सेविंग हो जाएगा। और
करीबन आपका 6 से 7 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा, जो आपकी लायबिलिटी सम पोर्शन प्रोटेक्ट करेगी। और आपको मैं 20 साल के बाद एक्स बड़ा अमाउंट दूंगा, जिसमें सिर्फ अंडर सेक्शन 1010 जो टैक्स फ्री रहेगा, और कोई भी ना इनकम टैक्स ना एम्प्लॉयज उसमें पार्टनर रहेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रपोजल है, सोच के बोलते हैं। फिर से 4 दिन के बाद जाने का था, तो करीबन दूसरे ही दिन मुझे फोन आया शाम को उनके वाइफ का कि प्रकाश जी आप हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं आज 6:30 बजे। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैंने कहा आधा घंटा लेट होगा क्योंकि ऑलरेडी एक कमिटमेंट है, अपॉइंटमेंट है। तो बोले ठीक है 7 बजे आइए और देन वी विल गो फॉर डिनर। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर माह हम लोग 2 लाख बचा सकते हैं, जो 16 लाख हम रेट जो टैक्स हमारा बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा। हमने चेक किया, आपकी बात सही है, करीबन 16.5 लाख हमारा ब्याज बचता है एमसीएलआर बेस पे जाते हैं तो। और हम करीबन दूसरा 8 लाख हम कंपनी से निकालेंगे, यानी महीने का 2 लाख हम सेव कर सकते हैं। और दूसरा लायबिलिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी, जो मेरी वाइफ उनके एब्सेंस में ऑफिस नहीं जाएगी तो भी चलेगा। सो सब बात हुई, दे गिव मी द चेक ऑफ 2 लाख रुपीस मेडिकल प्रोसेस के लिए। फिर दूसरे दिन जब मैं एलआईसी में गया, प्रपोजल रखा, तो उनका इनकम कम था, शॉर्टफॉल था, क्योंकि लायबिलिटी के सामने ब्याज बहुत ज्यादा था। समहाउ जो लायबिलिटी भी हमने प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि लायबिलिटी प्रोटेक्ट हो ताकि उनकी फैमिली को कॉर्पस मिले और डेट ना मिले। और अगर कुछ नहीं होता है तो 20 साल के बाद हर माह 4 लाख रुपया लाइफ टाइम उनको पैसिव इनकम मिलता रहे। तो बहुत अच्छे से प्रपोजल पास हुआ, करीबन 38 दिन लगे। और 40वें दिन पॉलिसी हमने लेके हमारे ब्रांच मैनेजर को लेके गया था और हमने पॉलिसी दी, और इन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, जो मैं पॉलिसी सरेंडर करने वाला था और कहा मैंने आपको बुलाया और मैं वेल्दी बन गया, जहां पे 100% मेरी कमाई पे मेरा ही और मेरे फैमिली का हक रहेगा। और आज से आप आपकी फ्यूचर की 4 लाख मासिक इनकम फिक्स करते हो, सो यू आर लाइक ए अनक्राउंडेड किंग। सो द वे आई सोल्ड द पॉलिसी, we manage our clients in the same manner.